10 क्लास कैसे हैं आप लोग। तो जी क्लास आज हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं हम। थर्ड लेक्चर आज इस चैप्टर का। तो आज हम इसमें दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो लंग्स डिस्कस करेंगे और सेकंड देखेंगे हम मैकेनिज्म किस चीज़ का, ब्रीथिंग का। तो जी सबसे पहले हम देख लेते हैं लंग्स के बारे में। लंग जैसे कल भी डिफाइन किया था कि ये स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन द CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड। आपकी बॉडी में जो मोस्ट जो है इलास्टिक और स्पंजी लाइट पिंक इन कलर organ which are located in the thoracic cavity and which help in maintenance of carbon dioxide concentration in blood involved in pulmonary circulation are known as lungs. In human body, a pair of lungs is present. How many pair? One pair. Right and left. लोकेशन क्या है इसकी? थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, जहाँ पे हार्ट भी मौजूद होता है और हार्ट की जो है दोनों साइड्स भी मौजूद होते हैं, वो हैं लंग्स। इसका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो है एल्वियोलाई। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई कॉन्स्टिट्यूट ईच साइट ऑफ लंग। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स की। Actually, chest wall is made up of 12 pair of ribs. How many pair of ribs? 12 pair of ribs and intercostal muscles. Out of 12, 10 ribs are attached to skeletal muscles, so these ribs are called intercostal ribs. And the muscles which are attached to intercostal ribs are called intercostal muscles. Next we will discuss about composition. लंग की कंपोजिशन में हमारे पास हैं जी एक प्लूरल मेम्ब्रेन्स, outer and inner. In each lung is enclosed by two membranes. Lung is a double membrane bounded organ that have two membrane, outermost boundary and innermost boundary. Outermost is called outer pleural membrane and innermost boundary is known as inner pleural membrane. And between two membrane there is a clear white fluid which is called pleural fluid. We will discuss in detail. Next is pulmonary circulation. Lungs are actually actively help out in pulmonary circulation because the lung contain the pair of pulmonary arteries and pair of pulmonary veins, pair of pulmonary capillaries, and the network of pulmonary arteries and pulmonary vein used to combine to make pulmonary circuit that help in pulmonary circulation. The flow of blood between the lungs and heart. अगर हमारे पास लंग और हार्ट के दरमियान ब्लड फ्लो होता है, मीन हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद लंग से ब्लड वापस रिटर्न होता है हार्ट में ताकि पूरी बॉडी को जो है हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर सके। तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो लो होता है ताकि मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जाए ब्लड पे। तो जी क्लास ये तो लंग का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने डेफिनेशन देखी कि स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलेशन किस टाइप की, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और मेंटेनेंस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को। इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो एल्वियोलाई है। इसकी जो लोकेशन है थोरैसिक कैविटी है
और इसमें जो चेस्ट वॉल है कम्प्लीटली वो 12 पेयर ऑफ रिब्स से कंपोज्ड होती है, जिसमें से 10 पेयर को इंटरकॉस्टल रिब्स कहा जाता है। और वो रिब्स जो कि वो आपके मसल्स, स्कैटर मसल जो कि इंटरकॉस्टल रिब्स से अटैच होते हैं, उन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। कंपोजिशन में हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर एंड इनर, और इसके अलावा रेस्ट ऑफ लंग टिश्यू है, और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। थोड़ा सा हम इसकी इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं एनाटॉमी। डायग्रामेटिकली लंग की हम एनाटॉमी देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि लंग हमारे पास 1 पेयर है, हमारे पास लंग का, एक है राइट लंग, सेकंड है लेफ्ट लंग। मॉर्फोलॉजी अगर देखी जाए इसकी तो ये मतलब थोड़े से स्पंजी होते हैं, पोरस होते हैं, पोरस ऑर्गन कहा जा सकता है इनको। और इनमें क्या कहेंगे, इनका जो कलर होगा वो लाइट पिंक कलर होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अगर आप लंग की के दरमियान देखो तो ये क्या सैचुरेटेड है, हार्ट मौजूद है, ये अब 9th में भी आपने पढ़ा होगा। ये लंग की आउटर मोस्ट बाउंड्री है और ये इनर मोस्ट है, और दरमियान में ये फ्लूइड मौजूद है, प्लूरल फ्लूइड। और ये जो सारा है ये लंग का टिश्यू है। थोड़ा सा अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें, ओपन करके प्लूरल मेम्ब्रेन्स को देखें तो ये सारा ये जो इसका ये वाला ये सारा लंग टिश्यू है जो कि मतलब पोरस है। उसके बाद आपको ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ब्लू वाली लाइन, ये इसकी इनर मोस्ट बाउंड्री है जिसे हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये जो रेड बाउंड्री है ये इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री, इसे हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसके दरमियान में ये जो सारी एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे क्लियर वाइट फ्लूइड मौजूद होगा जिसमें 90% वाटर और 10% कुछ वाइट ब्लड सेल्स और बाकी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं। और इस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है जो कि हमें हेल्प आउट करता है। क्लियर वाइट फ्लूइड कंटेनिंग WBCs एंड वाटर, ये हमें हेल्प आउट करता है, प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिकेशन जब आपका जो लंग है कंट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहे होते हैं। और इसके अलावा ये अवॉइड करता है फ्रिक्शन को। जब आपका लंग कंट्रैक्ट या रिलैक्स करता है तो आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन आपस में फ्रिक्शन की वजह से कहीं डैमेज ना हो जाए लंग टिश्यू, तो सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे लंग की फ्री एक्सपेंडिंग और उसकी फ्री जो है कंट्रैक्शन में जो सपोर्टिंग है वो सारी किसकी है, प्लूरल फ्लूइड की है, जो कि उसे हेल्प आउट करता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हुए और फ्रिक्शन को अवॉइड करते हुए। अगर हम लंग के लोअर पार्ट पे, बॉटम पे देखें तो ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा हमें। एक शीट ऑफ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा जिसे डायाफ्राम कहा जाएगा, डोम शेप डायाफ्राम होगा ये। और डिफाइन करेंगे हम इसे, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो लंग्स विच इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। मतलब ये वो आपकी स्ट्रक्चर है जो कि एक्टिवली इनिशिएशन ऑफ लंग की जो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग प्रोसेस है उसमें हमें हेल्प आउट करती है। तो जी क्लास ये तो थी एनाटॉमी लंग्स की, होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास, मैकेनिज्म है किस चीज़ का, ब्रीथिंग का। तो ब्रीथिंग क्या है, हम लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, आज भी हम देख लेते हैं। फिजिकल मूवमेंट रिलेटेड टू गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीथिंग, बिकॉज इन ब्रीथिंग देयर इज नो एनी काइंड ऑफ बायोकेमिकल chemical kind of reaction proceeding, that's just a physical movement. Or we can define breathing as animal inhale fresh air from an environment into lung for oxygenation and expel out impure air from the lung into the environment to rid of carbon dioxide. This is known as breathing. Breathing cycle completed into two phases. One is inspiration and second is expiration.
ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो उस साइकिल है वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन से कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस हम इन दोनों में करेंगे वो डिफाइन करेंगे। इंस्पायरेशन को आप डिफाइन करोगे, प्रोसेस बाय विच वी इनहेल फ्रेश एयर इनटू लंग फ्रॉम एनवायरनमेंट। अगर आप एनवायरनमेंट से फ्रेश एयर को इनहेल करते हो अपनी बॉडी के अंदर, तो इट मीन इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाएगा या इंस्पायरेशन कहा जाएगा। और एक्सपायरेशन के प्रोसेस बाय विच वी एक्सपेल आउट इम्प्योर एयर, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए आप इम्प्योर जो एयर है आपकी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो आप बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं, आप बॉडी से बाहर भेज रहे हैं। किसके अंदर? एनवायरनमेंट के अंदर। कहाँ से? लंग्स से। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सपायरेशन कहा जाता है या एक्सलेशन कहा जाता है। सेकंड कंपेयर में हम देखेंगे इंटरकॉस्टल रिब्स। लाइक जैसे मैंने अभी मेंशन किया लंग्स के अंदर कि इंटरकॉस्टल रिब्स किसे कहा जाता है? वो रिब्स जो कि आपकी स्टर्नम से अटैच होती हैं। किससे अटैच होती हैं? स्टर्नम। आपकी जो चेस्ट बोन है स्टर्नम के सेंटर में, तो कुछ जो है रिब्स उसकी 12 पेयर में से 10 जो पेयर हैं आपके, वो इस तरीके से स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। चेस्ट बोन को क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहा जाता है, जो कि सेंटर में मौजूद है। तो उस रिब्स को इंटरकॉस्टल रिब्स कहा जाता है। तो इंटरकॉस्टल रिब्स का बड़ा रोल है ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर। आइन देखते हैं कि क्या किस तरीके से हेल्प आउट कर रही है हमें। ड्यूरिंग दिस मीन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट। इंटरकॉस्टल मसल्स कौन से मसल्स हैं? जो कि इंटरकॉस्टल रिब से अटैच हैं, ये कंट्रैक्ट करेंगे इंस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान। और रिब्स क्या करेंगी? इंटरकॉस्टल रिब्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी और मूव करेंगी अपवर्ड पोजीशन में। इंटरकॉस्टल रिब्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इंटरकॉस्टल रिब्स भी क्या करेंगी? मूव करेंगी अपवर्ड पोजीशन में। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे एक्सपायरेशन की, तो वहाँ क्या होगा? इंटरकॉस्टल मसल्स जो होंगे रिब्स के, वो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। और उनकी रिलैक्सेशन से होगा क्या कि जो इंटरकॉस्टल रिब्स हैं वो दोबारा कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो इस तरीके से आपका मतलब ये दोबारा बैक हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल शेप में। सेकंड जो स्ट्रक्चर हेल्प आउट करता है हमें ब्रीथिंग के अंदर, वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो कि थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो डायाफ्राम कंट्रैक्ट करेगा और मूव करेगा डाउनवर्ड। किस प्रोसेस के अंदर? इंस्पायरेशन के अंदर। यहाँ पे डायाफ्राम रिलैक्स करेगा और मूव करेगा अपवर्ड। इसी तरीके से थर्ड जो स्ट्रक्चर है हेल्प आउट कर रहा है हमें, जो वो है थोरैसिक कैविटी का एरिया। जब इंस्पायरेशन के अंदर इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, इंटरकॉस्टल रिब्स भी कंट्रैक्ट होकर अपवर्ड मूव करेंगी, डायाफ्राम भी कंट्रैक्ट होकर डाउनवर्ड हो जाएगा, तो जो थोरैसिक कैविटी का एरिया होगा वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आप फील भी कर सकते हैं, डीप ब्रीथ ले, आपको महसूस होगा समथिंग इज गोइंग अप। इसी तरीके से इसके रिवर्स जब हम बात करें एक्सपायरेशन के अंदर, तो इंटरकॉस्टल रिब्स रिलैक्स हो जाएंगी, इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे और वो अपनी बैक पोजीशन पे आ जाएंगे। और जो डायाफ्राम होगा रिलैक्स होने के बाद वो अपवर्ड पोजीशन में मूव करेगा। सो यहाँ पे एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि दोबारा से तमाम चीज़ें अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे प्रेशर ऑन लंग, तो जैसे आपने देखा कि इंटरकॉस्टल रिब्स कंट्रैक्ट हुई तो अपवर्ड मूव कर गई, तो लंग्स पे जो प्रेशर होगा रिब्स का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो लंग इजीली एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि रिब बैक हो गई हैं, रिलैक्स होने के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, उन्होंने दोबारा से प्रेस कर दिया लंग को। सो प्रेशर ऑन लंग जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और लंग्स क्या कर जाएंगे? कंट्रैक्ट कर जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ एयर, जो कि इनसाइड ऑफ लंग मौजूद है।
outside, एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग। होगा क्या कि प्रेशर ऑफ लंग जब डिक्रीज करेगा तो प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड लंग क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए आउटसाइड एयर जो होगी वो रश हो जाएगी, किसके अंदर, रशअप करेगी इनटू लंग्स, ताकि दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाए। यहाँ पे तमाम चीज़ें लाइक जैसे ऊपर आ गई हैं, लंग कंट्रैक्ट हो चुके हैं, प्रेशर यहाँ पे एयर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और आउटसाइड एयर का इंक्रीज हो जाएगा। सो जो इनसाइड एयर होगी उसे एक्सपेल्ड आउट किया जाएगा लंग से, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से जितनी जल्दी पॉसिबल हो क्या किया जाए, रीड ऑफ किया जाए। नेक्स्ट हम कभी भी जब भी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिस्कस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि ब्रीथिंग सेंटर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहा है ब्रीथिंग रेट को, तो हम उसके बारे में लाजमी डिस्कस करेंगे। ये वो सेंटर है जो कि ब्रेन में मौजूद है, और इसका जो एक्टिव वर्क है वो ये है कि ये सेंसिटिव है किस चीज़ के लिए, ये सेंटर सेंसिटिव है किस चीज़ के लिए, सेंसिटिव है जी CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हाइपोथैलेमस का बड़ा रोल होता है, किसके साथ, एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। तो यहाँ पे लाइक जैसे ब्लड में केमिकल आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो नॉर्मल रेट है जो ब्लड के अंदर 0.03 है, इससे जैसे ही एक्सीड करता है इस परसेंटेज से, तो फ़ौरन ही एज अ स्टिमुलेटर हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव होगा, और वो करेगा क्या, सिग्नलिंग देगा डिफरेंट केमिकल फॉर्म में, वो स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा, किसको, मैसेज सेंड करेगा इंटरकॉस्टल मसल्स को कि वो कंट्रैक्ट करें, ताकि इनिशिएशन हो किस चीज़ की, ब्रीथिंग प्रोसेस की, इनहलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो, और इस तरीके से ब्रीथिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और ये डिपेंड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रेट जो है हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग टू फिर ये अपने आप को प्रोसीड करेगा स्लो या फास्ट रेट पे। तो रेट की बात करते हैं हम, अगर हम रेस्ट पे हैं, कोई हैवी टास्क या हैवी जॉब नहीं कर रहे, नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल रेट है हमारी, हमें कोई हेल्थ इशू नहीं है या लंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी जो नॉर्मल रेंज है वो 16 to 20 के दरमियान फॉल कर रही है पर मिनट। 60 सेकंड के अंदर हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, ब्रीथिंग साइकिल जो है वो 16 to 20 है पर मिनट। लेकिन अगर आप कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं, कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, 30 to 40, क्योंकि जब आपका नंबर ऑफ जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो नॉर्मल एक्टिविटी से आप हार्ड जॉब में चले गए हैं, तो वो आपका बॉडी जो है हार्ड जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रेकेज करेंगे लैक्टिक एसिड का। सो उस दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो जाएगी उसे हमें रिमूव करने के लिए एक्टिवली ब्रीथिंग रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जी क्लास, ये तो आज का टॉपिक था जिसमें हमने दो बड़े मेन टॉपिक्स डिस्कस किए। एक तो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जिसमें 2 साइकिल मौजूद थे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, जिसमें मेजर हमने 5 डिफरेंसेस देखे, डिफाइन इंटरकॉस्टल रेट्स और डायफ्राम के बारे में, थोरैसिक कैविटी के बारे में, प्रेशर ऑन लंग्स एंड एयर प्रेशर इनसाइड लंग के बारे में। इसके अलावा हमने लंग्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर बात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।